Hello students, welcome back to the channel and today we are discussing our class 10th civics new chapter that is gender, religion and caste. आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी है कि जेंडर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है और कास्ट क्या होता है। इनके बेस पे आपकी सोसाइटी कैसे डिवाइड हुई है, इनके बेस पे मेल एंड फीमेल में क्या डिवीजन होता है, इनके बेस पे उनके काम को कैसे डिवाइड किया जाता है और साथ में आपको सोसाइटी में आपके बीच में और आपके कास्ट के बीच में, आपके जेंडर डिवीजन के बीच में किस हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, किस हिसाब से पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, वो सारी चीजें आज हम इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जो भी आपका मिड टर्म एग्जाम है, पीरियडिक टेस्ट है या फाइनल एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, हर एक पॉइंट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बेस पे यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। और बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। और अगर वीडियो समझ आ जाए, लेक्चर समझ आ जाए, को चैप्टर क्लियर हो जाए तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो जेंडर होता है, होता क्या, जेंडर का मतलब क्या होता है। क्या जेंडर का मतलब सिर्फ होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन? बताओ, क्या सिर्फ मेन एंड वुमेन्स में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम जेंडर डिवीजन कहते हैं, जेंडर कहते हैं उसे? नहीं, हम उनको सिर्फ बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं करते। हम जेंडर में हम क्या करते हैं, उनका डिवीजन करते हैं उनके काम के बेस पे। क्या करते हैं? उनके काम के बेस पे उनका डिवीजन करते हैं। ठीक है, जेंडर का डिवीजन कैसे करते हैं? उनके काम के बेस पे, ठीक है, उनके वैल्यू के बेस पे, उनके सोसाइटी में उनकी क्या यहाँ पे रिकॉग्निशन है, उससे बेस पे हम क्या करते हैं भैया, जेंडर डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो इनका डिवीजन होता है दो टाइप का, एक होता है पब्लिक डिवीजन और एक होता है प्राइवेट डिवीजन। क्या होता है सर? एक पब्लिक डिवीजन होता है और एक प्राइवेट डिवीजन होता है। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स को हमेशा बताया जाता है कि जो मेंस है वो आउटसाइड काम करेंगे घर के बाहर, और जो वुमेन्स हैं वो घर के अंदर काम करेंगे। आपको हमेशा बताया गया होगा कि जो लड़के हैं वो घर के बाहर काम करेंगे और जो लड़कियां वो घर के अंदर काम करेंगे। मतलब घर के बाहर वाला काम है वो लड़के करेंगे, घर के अंदर वाला जो काम है वो लड़कियां करेंगे। ये होगा पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक डिवीजन मतलब पब्लिक काम किसके, पब्लिक का जो काम है मतलब कि जो बाहर जाके काम करना है वो किसके लिए है, लड़कों के लिए है, ये बोला गया। और जो घर का काम है वो किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है, उसे हमने प्राइवेट बोला। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे काम को डिवाइड किया जाता था उस टाइम पे, और आज के टाइम पे उतना नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है सर? वुमेन डू मस्ट हाउस होल्ड वर्क कुकिंग। देखो कहा जाता है कि घर का जितना भी काम है, घर का काम करने के लिए महिलाएं, वुमेन्स हैं, वो घर के काम करने के लिए ही बनी गई है। पहले ऐसे बोला जाता था कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन्स हैं, वो घर के काम के लिए ही तो उनका जन्म हुआ है। वो किस लिए बनी है? घर के काम के लिए। ठीक है, पहले ऐसे टाइम बोलते थे, लेकिन अब नहीं है भैया, अब चेंज हो रहा है। आपके अंदर भैया, आप पढ़ लिख रहे हो, आपको अंदर समझ आ रही है। ठीक है, तो आप भी कभी किसी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन न करना, ऐसा डिवीजन मत करना किसी के साथ, है। क्या बोला जाता है भैया कि जो घर का काम है, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, एल्डर केयर हो गए, तो ये सब कौन काम करेगा भैया? ये सब काम करेंगे वुमेन्स। ऐसा बोलते थे कि ये सारे काम कौन करेंगे? वुमेन्स करेंगी। ठीक है, मतलब घर का काम जितना भी है वो करेंगी वुमेन्स। ठीक है, उसके बाद में जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बट सपोर्टेड बाय सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। देखो जेंडर डिवीजन, आप तो जेंडर आपको डिवीजन करना तो आप तो करते ही हो भाई, लड़का लड़की है उसको बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कहते हो भैया। ठीक है, क्योंकि लड़के का अलग फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, लड़कियों का अलग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन उसके बिहाफ पे भी, उसके अलग भी अगर आप देखोगे तो सोशल एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं अलग अलग। सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? जैसे बोलते हैं कि ये तो अगर लड़का है तो लड़का कुछ ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग होगा, लड़के रोते नहीं है, है ना। लड़के के लिए ऐसा बना दिया गया, जैसे हमने स्टीरियोटाइप बोल दिया कि पहले से हमने किसी की एक इमेज अपने दिमाग में सेट कर ली है। ठीक है, तो बोल देगा भाई लड़के रोते नहीं है। या ऐसा बोला गया कि जो लड़कियां हैं उन पे दिमाग नहीं होता है। सीरियसली नहीं बोल रहा भाई, मजाक में बोल रहा हूँ, तो सीरियसली मत लेना, ये पता लगे लपेट दिया मुझे एक तक किसी कंट्रोवर्सी में। तो भाई मैं किसी को ऐसा बोल नहीं रहा, मजाक में बोल रहा हूँ। ऐसा समाज में जो मीम बनती रहती है। ठीक है, तो या बोला जाता है कि पापा की परी आ रही है। क्या बोलते हैं भैया? पापा की परी आ रही है। पापा की परी का मतलब क्या बोला गया कि वो स्कूटी लेकर आ रही है, भग जाओ भैया, बहुत बढ़िया से चलाती है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, स्टीरियोटाइप बता दिया जाता है, स्टीरियोटाइप बना लेता है भैया कि जो लड़कियां वो सही से नहीं चलाएंगी। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ लड़कियां ऐसे ऐसे स्टंट कर लेते हैं कि लड़के भी ना कर पाए वैसे, है ना। तो उसके आते हैं रिकॉग्निशन एंड वैल्यूज। हमने देखा होम बेस्ड वर्क इज अनपेड एंड अंडर वैल्यू। अब बताओ कि आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, जो भी है आपके घर में, जो भी लेडीज है,
वो घर का काम करती हैं, क्या उनके काम की वैल्यू होती है? क्या उनके काम की वैल्यू आपके घर में रखी जाती है? उनके उस चीज को उनको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना, उनको उस चीज के पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया कि अंडर वैल्यूड रहता है। और वुमेन्स वर्क इन द फील्ड एंड ऑफिसेज इज ऑफन पेड लेस। अगर देखो ये घर पे काम कर रही है तो इनको पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, घर पे काम कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इनके बच्चे हैं, इनके पति है, इनके घर के मेंबर्स हैं, उनके लिए काम कर रही है, पैसा नहीं ले रही है। लेकिन यही सेम चीज अगर ये बाहर जा रही काम करने, तो वहां भी तो इनको पैसे अगर मिल भी रहे हैं तो कम मिल रहे हैं। किसके? जो मेंस हैं, मेंस को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेंस को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और वुमेन्स को पैसे कम मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस टाइप का डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा भैया? वुमेन कंट्रीब्यूट ग्रेटली बट गेट लेस रिकॉग्निशन, पावर एंड अपॉर्चुनिटी। इसका ये रिजल्ट आएगा कि जब आप वुमेन्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, उनके काम को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, तो उनकी पावर बहुत कम मानी जाएगी आपकी सोसाइटी में, उनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी और उनको कोई उतना ज्यादा वैल्यू उनको नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी हमारे क्या, जेंडर डिवीजन के हिसाब से, किस हिसाब से मेल एंड फीमेल का आपने डिवीजन कर रखा है। ठीक है, अब इसके आगे और भी है भी। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या क्या पे डिसएडवांटेजेस है, उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। तो हमने देखा कि जो लिटरेसी रेट है, क्या भैया, जो लिटरेसी रेट है वो वुमेन्स में कितना भैया 54% है और मेंस में कितना 76% है। अब ये क्या शो करता है? पहले के टाइम पे देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे लड़की है लड़का है घर में, लड़के को भेज दिया बढ़िया स्कूल में, जाओ भैया तुम पढ़ के आओ, और लड़की को बोल दिया कि भैया कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम तो घर के काम करने के लिए बनी हो और घर के काम करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, ये बोल दिया गया। मतलब कि पहले के टाइम पे लड़कियों को पढ़ने ही नहीं देते थे। और आज के टाइम पे भी बहुत जगह ऐसा है कि लड़कों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी वजह से लड़के को भैया आगे बढ़ रहे हैं और लड़के की लिटरेसी रेट कम थी। ठीक है, क्या बोला गया कि जो लड़कियों की लिटरेसी रेट थी वे कितना 54% थी और जो लड़कों की थी 76%। ये क्या शो करता है कि किस हिसाब से आपके सोसाइटी में लड़कों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एजुकेशन की। सिमिलरली a smaller proportion of the girls attain higher studies when we go for the higher studies। ठीक है, क्या होता है कि बहुत ही कम यहाँ पे प्रोपोर्शन में गर्ल्स थी, मतलब बहुत कम नंबर था गर्ल्स का कि वो हायर स्टडीज में जा रहे हैं। अगर मान लो उनको पढ़ने भी देते थे तो छोटे मोटे समय है भाई अपना नाम वाम लिख लो, उतना हायर स्टडी में उनको जाने नहीं देते थे। ठीक है, उसके अंदर पैट्रियार्कल सोसाइटी बनती थी भैया, उस टाइम पे क्या बनती थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी बनती थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? तो भैया पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहां पे कौन होते हैं, बताओ भाई। पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है जहां पे मेल डोमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? मेल डोमिनेट करते हैं। मेल क्या करते हैं भैया? मेल डोमिनेट करते हैं। ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी। क्लियर हुआ तक? तो इसमें हम क्या बोलते हैं? इसमें वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज मिलती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको अलग अलग तरीके से इनको ऑपरेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से इनको परेशान किया जाता है। देखो सिंपल सा है कि कहीं पे अगर मैन है, अगर वो प्रधान माने जाते हैं, मतलब कि वो सुप्रीम माने जाते हैं, तो अपने हिसाब से जो महिलाएं हैं उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी नीड वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जो देखो ये तो बोला गया, देखो एक तो आपने बोला कि भैया मेंस है, ठीक है, उनको ज्यादा यहाँ पे मेंस अगर चल रहा है तो वो वुमेन्स को उतना ज्यादा क्या नहीं देते थे भाई, उतना ज्यादा वो राइट्स नहीं दिलवाते थे, है ना। तो हमने देखा कि जैसे हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें भी पार्टिसिपेशन किसका जरूरत थी? वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जरूरत थी। डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। देखो सिंपल सा है, डेमोक्रेसी आप क्या बोलते हो? डेमोक्रेसी बोलती है कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे हर एक सिटीजन क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। जहाँ पे हर एक सिटीजन क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। अब पार्टिसिपेट हर एक सिटीजन तब करेगा तभी तो पार्टिसिपेशन होगा अच्छे से बराबर से कि मेन एंड वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तभी आप उसे डेमोक्रेसी बोल सकते हो। तो बोला गया कि जब तक मेन एंड वुमेन सही से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम तो उसे डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते, है ना। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा, देखो ये लिखा है आपके पैट्रियार्की लिटरेरी मींस अ रूल बाय द फादर। दिस कांसेप्ट यूज्ड टू रिफर अ सिस्टम दैट वैल्यू मैन मोर देन गिव्स देन पावर टू वुमेन। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? पैट्रियार्की क्या होती है भैया कि जहाँ पे मेंस को ज्यादा प्रिविलेज मिलता है और वुमेन्स को प्रिविलेज नहीं मिलता है, मतलब मेंस यहाँ पे सुपीरियर माने जाते हैं। ठीक है, मेंस का ज्यादा बोलबाला रहता है। ठीक है, उसके आते हैं कि ये सारी चीजें देखी गई भाई कि जो महिलाएं हैं वो कहीं काम करे तो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, कहीं पर अगर वो काम कर रही हैं तो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक एक्ट आता है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976।
एक एक्ट आता है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आता है ये। अब ये है क्या, पहले इसको समझो कि है क्या ये। ठीक है, तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क फॉर प्रोविडेड। जो सिंपल सा बोला गया कि अगर सेम काम मेन कर रहे हैं और सेम काम वुमेन्स कर रही हैं तो उनको सेम आप पैसे दोगे। ऐसा नहीं कि मेन कर रहे हैं वही सेम काम तो उनको ज्यादा पैसे दे दिया, या वुमेन सेम काम करे तो उनको कम पैसे दे दिया। अगर काम सेम है तो चाहे सेम मेन करे चाहे वुमेन्स करे, पैसे आप बराबर दोगे। ये कहता है हमारा क्या, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये कहता है भैया कि आप किसी भी बेस पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कि वो मेल है या फीमेल है, वो मेल है या फीमेल है उस पे आप नहीं देखोगे। ठीक है, और अगर वो काम सेम कर रहे हैं तो उनको आप सेम सैलरी दोगे, जैसे आप मेंस को दे रहे थे उस काम के लिए वैसे ही आप वुमेन्स को भी दोगे उसी सेम काम के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे भाई देखते हैं की फीचर्स। अब इसके की फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। अप्लाइज टू ऑल स्टेबलाइजर इन इंडिया। बेटा सिंपल सा है कि अप्लाई किया गया, ठीक है, कि ताकि यहाँ पे इंडिया में हर एक तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हो। ठीक है, इक्वल पे मिले हर एक, मतलब कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले मेन एंड वुमेन्स को, मतलब चाहे मेन करे काम चाहे वुमेन्स करे, अगर काम सेम है तो उनको पैसे सेम मिलेंगे। प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब उनकी अगर भर्ती होती थी, देखो सिंपल सा, पहले लोग वुमेन्स को अपने मतलब काम में शामिल ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कहते भैया कि वुमेन्स को शामिल कर दिया वे कुछ ना कुछ बहाना लगा कि इनकी छुट्टी होती रहेगी, कभी कुछ इनको दिक्कत हो गई, बायोलॉजिकल दिक्कत हो गई इनको, या कभी इनकी तबीयत खराब हो गई, या इनकी शादी हो गई, या ये हो गया, तो उसके बाद में इनको इसी वजह से कई बार इनको रिक्रूटमेंट इनको जॉब नहीं मिलती थी, तो उसको यहाँ पे बंद किया गया। ठीक है, प्रमोशन को बहुत कम मिलते थे। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन उनके मेल एंड फीमेल के बेस पे यहाँ पे बंद किया गया भैया। ठीक है, उसके आते हैं वाई इट इज नीडेड। भाई बताओ भाई कि ये नीड क्यों थी इसकी। तो हमने देखा कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे वेज गैप था किसके बीच में, मेन एंड वुमेन्स के बीच में। क्या था भैया, सेम वर्क के लिए सेम पैसे नहीं मिलते थे, मेन को ज्यादा मिलता था वुमेन्स को कम मिलता था। ठीक है, वुमेन कंसंट्रेट इन लो पेड एंड अंडर वैल्यूड जॉब। वुमेन्स को अधिकतर जहाँ पे लो पेड जॉब है, ठीक है, जहाँ पे उनको कम पैसे मिल रहे हैं, अंडर वैल्यूड जॉब है, तो वहां पे उनको कम देते थे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, और साथ में टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। ये जो हमने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लागू किया गया, इससे क्या हो गया, इससे लोगों को जेंडर इक्वलिटी मिली, मतलब कि मेन एंड वुमेन्स को बराबरी मिली यहाँ पे, और सोशल जस्टिस मिला। फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या थे इनके ड्रॉबैक्स क्या थी या लिमिटेशंस क्या थी। तो इक्वल वर्क इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इक्वल वर्क यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं था भाई कि किस टाइप की वर्क को आप इक्वल वर्क कह सकते हो। एम्प्लॉयर फाइंड लूप होल्स टू पे अनइक्वल वेजेस बाय शोइंग जॉब्स एंड डिफर। ठीक है, क्या बोला गया कि कई बार क्या होते थे कि लोग अलग अलग, मतलब कि उस जॉब को ही अलग अलग दिखा के पैसे अलग अलग दे देते थे, मतलब कि इतना फॉलो नहीं करते थे। कहते भैया कि ये तो जॉब ही अलग है, ये तो जॉब ही अलग है, इनको भैया इसीलिए हम वुमेन्स को कम दे रहे हैं, मेंस को ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, वीक इम्प्लीमेंटेशन, लो अवेयरनेस। ये जो एक्ट था इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ था, और अवेयरनेस नहीं थी, मतलब लोग इसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। तो ये भी इसकी डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कि ड्रॉबैक्स था कि इसको जब कोई जानेगा नहीं तो फॉलो नहीं करेगा तो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा, है ना। नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन मैनी केसेस। बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि अगर कोई ऐसा पाया गया, गिल्टी पाया गया, तो उसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी सही से। ठीक है, तो लोग भैया उससे डरते भी ना थे। डज नॉट कवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इफेक्टिवली। देखो ये जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था ये तो था भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे ये था, मतलब कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था उसके लिए था, लेकिन जो प्राइवेट है या तो वहां पे उतना ये इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, अब आते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भैया आपने जेंडर डिवीजन देख लिया, किस हिसाब से जेंडर के बेस पे यहाँ पे डिवीजन होता था। अब हमें पढ़ना है वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ करता था, मतलब कि पॉलिटिक्स में अब वुमेन्स आ रही हैं। ठीक है, अब वुमेन्स किस में आ रही हैं, पॉलिटिक्स में आ रही हैं। अब हमने देखा as this we are well known yet issues related to women's well-being and otherwise are not given adequate attention। ठीक है, क्या बोला गया कि कई सारे ऐसे इश्यूज थे जो वुमेन्स के साथ रिलेट करते थे, ठीक है, जिन्हें हमें यहाँ पे कई सारे पूरा प्रॉपर उनको अटेंशन नहीं मिले उनके इश्यूज को। दिस हैज लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट। देखो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, कई लोगों ने, कई फेमिनिस्ट आए, वुमेन्स मूवमेंट हुए। ठीक है, क्या करने के लिए, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको पावर मिले, उनकी प्रॉब्लम को देखा जाए और उनके प्रॉब्लम को प्रॉपर अटेंशन मिले। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओगे कि फेमिनिस्ट क्या होता है, व्हाट इज फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट क्या होता है बताओ भैया।
फेमिनिस्ट होता है कि जहां पर क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट क्या होता है, जहां पे मेल, ठीक है, और मेल बराबर होते हुए किसके, फीमेल, मतलब कि दोनों को बराबर से यहाँ पे अधिकार मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फेमिनिज्म। क्या बोलते हैं उसे हम, फेमिनिज्म। और इसको जो मानता है कि भैया मेल एंड फीमेल दोनों बराबर हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, फेमिनिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे उन्हें हम, फेमिनिस्ट बोलते थे। ठीक है, वन वे टू इंश्योर दिस इज लेट हैव द मोर वर्क इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बोला गया कि ये एक ऐसा तरीका था, मतलब कि इस चीज को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को यहाँ पे लाने का, कि भैया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर वुमेन्स का हो जाए, अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि भैया जब गवर्नमेंट में ही आ जाएंगे वुमेन्स, तो उनके ऊपर ध्यान कौन नहीं देगा, है ना। अब इंडिया में क्या सिचुएशन थी भैया, तो हमने देखा द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। मतलब हमने देखा कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेचर में, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था लेजिस्लेचर में बहुत ही लो था। क्या था सर, वो बहुत ही लो था, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं थी। साथ में फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि लोकसभा में इनका कितने यहाँ पे इनके मेंबर्स, मतलब कितना इनका परसेंटेज था, तो भैया 14.36% यहाँ पे लोकसभा में थी। और अगर आप देखोगे लोकसभा में आपने देखा कितना भैया, 14.36% 2019 के हिसाब से। उसका हमने देखा 5% कहां पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, स्टेट असेंबली में थे 5% से भी कम। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि इंडिया में बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन था वुमेन्स का। ठीक है, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। ठीक है, लोकसभा में भैया 14.36% और इसके बाद में स्टेट असेंबली में 5%। तो ये भैया बहुत कम डेटा इनका। ठीक है, मतलब बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या था भाई, बताओ फटाफट, चैलेंज क्या थे इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो लैक ऑफ एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। पहला चैलेंज क्या था कि भाई वुमेन्स का उतना ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, मतलब कि लोग वुमेन्स को उतना ज्यादा कोई रिप्रेजेंट करता ही नहीं था। मतलब कि अपना पॉलिटिकल पार्टी में वुमेन्स का चेहरा लगाता ही नहीं था। कहते भैया वुमेन्स का चेहरा लगाएंगे ये तो आगे हम चलेंगे, और वुमेन्स हमेशा मेन से पीछे चलती, सुप्रीम इंफीरियर रहती है। तो इस वजह से वुमेन्स को उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। वुमेन्स इशूज ऑफन नॉट प्रायोरिटाइज इन पॉलिटिकल एजेंडाज। कई बार ऐसे जो पॉलिटिकल एजेंडाज चलते थे तो उसमें वुमेन्स के जो इश्यूज होते थे उसको कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता था, मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी कि भैया वो उनके कौन से इश्यूज है, क्या दिक्कत हो रही है उनको, वो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स एंड पैट्रियार्की लिमिट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत ही सोशल नॉर्म्स होते हैं कि नहीं वुमेन्स हैं, तुम वुमेन्स हो तुम ये करोगी, तुम लड़की हो तुम ये करोगे, लड़की नहीं करती ऐसे, लड़कियां बाहर नहीं जाती घर के बाहर, लड़कियां पॉलिटिकल चीजों में नहीं आती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। ये भी तो था, अगर आपके भैया आपको आपके घर में कोई है और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है तो उसके घर वाले ही मना कर देंगे। महिला होके तुम, लड़की होके तुम जाओगी, भाषण दोगी, जगह जगह घूमोगी, है ना, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे भैया तुम्हारी इज्जत ही बढ़ेगी, और है ना। उसका था लैक ऑफ सपोर्ट। भैया इनको सपोर्ट बहुत कम मिलता था, इनके फैमिली वाले ही नहीं सपोर्ट करते थे, इनको रिसोर्स की कमी थी। सेफ्टी, भैया वुमेन्स की सेफ्टी भी बहुत यहाँ पे पॉलिटिकल स्पेसेस में, मतलब कि बताओ जहाँ पे अधिकतर मेल है वहाँ पे फीमेल्स, अगर थोड़ी बहुत फीमेल जाएंगे तो उनके लिए सेफ्टी नहीं होगी, है ना। तो पॉलिटिकल चीजों में भी इनकी सेफ्टी नहीं थी। अब हमने देखा कि इसके लिए हमने आगे बढ़ा, हम आगे बढ़े, इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर। हमने लेजिस्लेचर में वुमेन्स का यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। मैंने कहा बड़ा भैया इतना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो कि मजा आ जाए। ठीक है, और कैसे बढ़ा रिप्रेजेंटेशन, हमने रिजर्वेशन कर दिया, हमने रिजर्वेशन ले आए वुमेन्स के लिए। हम रिजर्वेशन ले आए कि भैया वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व कर देंगे सीट्स, वहां पे सिर्फ वुमेन्स रहेंगे, मेंस आएंगे नहीं। इनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन फॉर ऑल एट ऑल लेवल, मतलब हर एक लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, उन सब पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को इनकरेज किया, वुमेन्स को इनकरेज किया। ठीक है, वुमेन्स को एजुकेशन दिलाए, अवेयरनेस दिलाई वुमेन्स में, और लीडरशिप ट्रेनिंग दी, ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए भैया, वुमेन्स एम्पावरमेंट आ जाए, मतलब वुमेन्स यहाँ पे एकदम एकदम क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए, है ना। सेफ, हमें इनके सेफ्टी भैया इनको इंश्योर करें। ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट भैया बढ़ाई हमारी सोसाइटी में। भैया अगर कोई भी दुष्कर्म करता पाया गया है, वुमेन्स की इज्जत नहीं करी, तो उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने करा, चेंजेस लेकर आए, ताकि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ता जाए। ठीक है, अब आते हैं
कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में लिखा होगा भैया, एक हेडिंग है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब आते हैं रिलीजन क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। तो देखो सिंपल सा, रिलीजन का मतलब क्या होता है बेटा कि रिलीजन इज द यूनिवर्सल एज इट बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस द जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइडस्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। आपने देखा कि जेंडर डिवीजन आपने तो देख लिया कि किस हिसाब से जेंडर के हिसाब से हमने मैन एंड वुमेन्स का डिवीजन करा है, जेंडर के हिसाब से हमारी सोसाइटी डिवाइड हुई थी, उसी हिसाब से रिलीजियस डाइवर्सिटी भी होती है हर एक देश में। पूरे देश में भी रिलीजियस डाइवर्सिटी है। मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि लोगों के रिलीजन अलग अलग हैं, लोगों के रिलीजन अलग अलग हैं। तो जब रिलीजन अलग अलग होंगे तो क्या उनकी विचारधारा क्या सेम रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या बोला, क्या पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स their needs, interests and demand as a member of the religious community। ठीक है, पीपल क्या होते हैं, पीपल करते हैं भैया कि इनको ये बोलते हैं कि अगर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या आप जिस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप वहां पे अपने नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने डिमांड को वहां पे आप जाके शो करोगे अपने रिलीजियस कम्युनिटी में। ठीक है, दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड sometimes be able to regulate the practice of religion so as prevent discrimination and the oppression। कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ लोगों के पास जो पॉलिटिकल पावर्स होते हैं जिनके पास, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए भी कि ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करें ताकि रिलीजियस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्या भैया, रिलीजियस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी आजकल की वो रिलीजियस बेस पे बहुत ज्यादा बटी हुई है। मतलब कि रिलीजन, लोग के बीच में रिलीजन आता है। पहले पहले लोग एक नहीं होते, पहले वो देखते हैं कि हमारा रिलीजन एक है कि नहीं है। अगर रिलीजन एक है तो हाँ भैया हम एक हो जाएंगे, लेकिन रिलीजन अलग 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 है तो उतने पहले ही वो अलग है, क्योंकि कहीं रिलीजन अलग है। तो सबसे पहले रिलीजियस के बेस पे अपनी जो कम्युनिटी का आपने बांट रखा है वो मत बांटो। ठीक है, लोगों को एक साथ रखो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजियस इक्वली। अगर देखो सभी रिलीजन को अगर आप इक्वली ट्रीट करो, सभी रिलीजन को अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा भैया कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आपकी जो सोसाइटी होगी बहुत बढ़िया से वर्क करेगी। आप सभी रिलीजन को बढ़िया बराबर से ट्रीट कर रहे हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ आपको उसको पनिशमेंट दे रहे हो, कोई सही कर रहा है तो उसको अपने वाहवाही करा उसके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी सोसाइटी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत बढ़िया रन करेगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है भैया कम्युनलिज्म क्या होता है। क्या होता है सर, कम्युनलिज्म क्या होता है। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, देखो एक तो हुआ रिलीजन, हमने देख लिया किस हिसाब से हमने रिलीजियस बेस पे हमने यहाँ पे डिवीजन था। अब हम बात करेंगे भैया कम्युनलिज्म क्या होता है। तो क्या होता है, द प्रॉब्लम बीइंग द रिलीजन इज सीन एज द बेसिक ऑफ द नेशन। ठीक है, क्या बोला गया कि देखो दिक्कत वो होती है कि जब किसी भी नेशन में सबसे पहले रिलीजन को देखते हैं, किसी भी देश में अगर सबसे पहले रिलीजन देखेंगे या रिलीजन के बेस में यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, द नदर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 सो द डेंजर ऑफ सच एज अपोज एंड द नेशनलिज्म। ठीक है, when religion is the expression of politics, it thrives on partisan terms when one religion and its followers are pitted against another। देखो मेनली क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स, अगर रिलीजन में जब पॉलिटिक्स आती है, रिलीजन है उसमें जब पॉलिटिक्स आ जाती है, तो वो क्या करती है भैया, बहुत यहाँ पे क्या करती है, लोगों के बीच में ऐसा एजेंडा ले आती है, ऐसा उनके दिमाग को फ्रेम कर देती है भैया कि आप उनके जो उस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं वो अपने रिलीजन को सुप्रीम मानने लगते हैं, अपने रिलीजन को सुप्रीम मानने लगते हैं, बाकी किसी को सबको इसे बेकार समझते हैं, बाकी सबको क्या कहते हैं भैया बेकार है, तो इनको हटाओ, इनको कोई काम ना है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म का वही मतलब हो गया कि जब आप अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हो, क्या करते हो, अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हो बाकी अदर्स से, तो हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं उसे हम, कम्युनलिज्म। दिस हैपन व्हेन द बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड सुपीरियर एज दोस अदर रिलीजन। क्या बोला, क्या ये इसी का है। अगर कोई कम्युनलिस्ट पूछो तो आप बोल दो कि क्या होता है कि जब आप अपने एक रिलीजन को बाकी सबसे सुपीरियर मानते हो, जब आप अपने रिलीजन को बाकी सबसे सुपीरियर मानते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं। when the demand of one religious group are framed in opposition to another and when the state power is used to establish dominance of one religious group as over rest। क्या होता है कि जब एक रिलीजियस ग्रुप कोई डिमांड कर रहा है और वो डिमांड दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अपोज में है, मतलब कि अगर मान लो कि एक धर्म वाले ने कोई अपने लिए कुछ यहाँ पे डिमांड करी और वो डिमांड दूसरे के लिए बेकार है,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, या फिर भी उसका यहाँ पे इंश्योर कर दिया गया, उनको बोल दिया गया भाई कि चलो ठीक है आप अपने डोमिनेशन को स्टेबलाइज कर दो दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे, तो उसे हम बोलेंगे कम्युनलिज्म। दस कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट रिलीजियस इज प्राइमरी बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। देखो कम्युनलिज्म क्या करता है, कम्युनलिज्म करता है सर कि सोशल डिवीजन क्रिएट करता है। किस बेस पे, रिलीजियस बेस पे। कम्युनिज्म क्या करता है, रिलीजियस बेस पे सोशल डिफरेंस लाता है, सोशल डिवीजन करता है। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया भाई कि एक धर्म है, वो किसी एक धर्म को मैंने सपोर्ट कर दिया कि भाई ये धर्म अच्छा है दूसरा बेकार है। अब जो धर्म वाले हैं भैया, एक धर्म को मैंने खूब तारीफ कर दी और दूसरे वाले को बुराई कर दी, भैया तुम्हारे बारे में ये कर रहे थे, तुमको ये बोला था। अब तुम क्या करोगे, मेरे से पहले तो तुम्हें दुश्मन के, तुम्हें दौड़ा के मारोगे उसे, है ना। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक बार कुछ यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होता है, इज अ नेचुरल एंड वाइड स्प्रेड। देखो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हर जगह है, पूरा जगह नेचुरल है, मतलब कि मैं ये रिलीजन को फॉलो करूंगा तुम वो को करो, ठीक है। एवरीवन मस्ट बी फ्री एंड एक्सप्रेस देयर रिलीजियस नीड इन पॉलिटिक्स। अब देखा जो पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स किसी एक के लिए है, पॉलिटिक्स क्या सिर्फ एक के लिए नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग भाई फ्री हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने पॉलिटिकल नीड्स के लिए, ठीक है। चलिए, द स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिस टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपोजिशन। और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो स्टेट है, वो कुछ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस करे ताकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ऑपरेशन ना हो किसी चीज का, मतलब किसी चीज को आप दबा के नहीं रखो, ये बोला गया। साथ में कम्युनिज्म मैंने बोला कि जब एक धर्म क्या होता है दूसरे धर्म से सुपीरियर मानता है खुद को, तो उसमें क्या बोलता है, कम्युनलिज्म। ये क्या क्रिएट करता है, अस वर्सेस देम, मतलब क्या होता है कि हम हैं और हमारे खिलाफ सामने वाला है, हम हैं और हमारे खिलाफ सामने वाला है, सामने वाला हमारे से दुश्मन है, हमसे अलग है, हम उससे सुपीरियर हैं, ठीक है। ये कम्युनलिज्म क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करा, कई सारे सेकुलर पॉलिसीज लेकर आए, ठीक है, पॉलिटिक्स लेकर आए, ताकि क्या हो कि सभी लोगों को, सभी रिलीजियस के रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए और सभी के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो हमने देखा सेकुलर स्टेट और कम्युनलिज्म क्या होता है सर। तो पहले समझ लो भैया सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है। What do you mean by secular state? Secular state का मतलब होता है communalism was and continue to being one of the major challenges of the democracy in our country. अपने कंट्री में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, कम्युनलिज्म। मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं, बाकी किसी को मानते ही ना कुछ, अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं, बाकी किसी धर्म को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा कि इस चैलेंज को उन्होंने पहले समझ लिया था और उन्होंने एक सेकुलर स्टेट का मॉडल लागू किया। उन्होंने क्या करा, सेकुलर स्टेट का मॉडल लागू करा। उन्होंने सोचा भाई, उन्होंने पता लग गया था कि भैया हमारे बाद हम तो चले जाएंगे, लेकिन लोग क्या करेंगे, धर्म के नाम पे यहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे। क्या करेंगे, धर्म के नाम पे लोग यहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे, इसलिए उन्होंने सेकुलर स्टेट का यहाँ पे फंडा करा। अब सेकुलर स्टेट क्या होता है सर, सेकुलर स्टेट होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब कोई भी एक धर्म को आपके कॉन्स्टिट्यूशन ना माने। आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भैया सभी धर्म क्या है, बराबर है, सभी धर्म क्या है, एकदम बराबर है, ठीक है। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर, ठीक है। हमने देखा है कि ये सारे हमने लास्ट ईयर हमने जो पढ़ा, ठीक है, जैसे हमने देखा कि दिस नोस्फियर लैंग्वेज, देखो सिंपल जैसे हमने देखा बुद्धिज्म में श्रीलंका में है, ठीक है, इस्लाम पाकिस्तान में है, तो क्या, और क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है। तो लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम किसी एक धर्म को नहीं मानेंगे, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को मानता है और श्रीलंका में बुद्धिज्म को मानता है और क्रिश्चियनिटी मानता है इंग्लैंड में। लेकिन हमारा इंडिया क्या करता है, हमारा इंडिया कहता है हमारे तो सारे धर्म बराबर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो हर एक धर्म को नहीं मानेंगे, हम तो सब धर्म को मानेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है इन सब चीजों में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोग्रेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, डू नॉट फॉलो एनी, ठीक है। क्या हुआ भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप लोग फ्री हो, आप फ्री हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिसेस करो, किसी भी कल्चर को फॉलो करो, या किसी को भी मत करो, या किसी को भी मत करो, ये बोल दिया भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर तुमने रिलीजन के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करा तो दौड़ा के मारूंगा तुमको, क्या करूंगा, तुमको दौड़ा के मारूंगा। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरव्यू इन द मैटर ऑफ द रिलीजियस, देखो, और इसी टाइम एक तो बोला गया भाई कि इनके किसी की रिलीजियस मैटर पे हमें इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि अगर दो कम्युनिटीज वाले अगर किसी स्टेट के अंदर
लड़ाई कर रहे हैं, उनका कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनके मैटर में इंटरफेयर कर सकती है और उनको रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वलिटी इंश्योर कराने में मदद करेगी, मतलब उनको इक्वलिटी देगी। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि सेकुलरिज्म जरूरी क्यों होता है? क्योंकि सर इतनी देर बता तो दिया सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, लेकिन होता क्या, मतलब जरूरी क्यों होता है? तो हमने देखा लाइक कंट्री भैया हमारे इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है। अब बहुत सारे रिलीजन है तो उनकी आइडियोलॉजी भी बड़ी अलग अलग होगी, उनके विचारधारा भी अलग अलग होंगे, उनके अपने धर्म को मान फॉलो करने का तरीका भी अलग अलग होगा। इसलिए हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्या भैया हमें यहाँ पे सेकुलरिज्म यहाँ पे बहुत जरूरी है। द आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री, और ये जो आइडिया था सेकुलरिज्म का, ये हमारे कंट्री के मतलब कि मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था। ठीक है, और इसकी वजह से हमने कम्युनलिज्म यहाँ पे लोगों के बीच मतलब खतरा नहीं बन सकता था, क्योंकि अगर आप एक धर्म को मानते तो कम्युनलिज्म होता, लेकिन आपने सभी धर्म को बराबर माना तो यहाँ पे कम्युनलिज्म का जो खतरा है बहुत ही कम हो गया। ठीक है, आज सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जो हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सिर्फ कम्युनलिज्म को सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था सेकुलर, बल्कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं एवरी सिटीजन का, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है बिना सेकुलरिज्म का। क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं सर स्टेट कास्ट इनइक्वालिटीज एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब आते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। क्या होती है सर कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज का मतलब तो हमने बता दिया भैया, असमानता। इनइक्वालिटीज का मान लो चलो हमने मतलब बता दिया, असमानता। ठीक है, बाकी आप बताओ कास्ट का मतलब क्या होता है? तो हमने देखा कि जैसे रिलीजन, आपने देखा जेंडर रिलीजन हमने पढ़ लिया भैया कि जेंडर के हिसाब से किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन के हिसाब से किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस हिसाब से कास्ट डिवीजन भी हमारे इंडिया में भी है, मतलब कि कास्ट के हिसाब से यहाँ पे लोगों को डिवाइड किया गया है। ऑल सोसाइटी हैव सेम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड सम फॉर्म ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हर एक सोसाइटी से बेटा सेम काइंड्स के यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज है, लेकिन कुछ में यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी है। क्या भैया? डिवीजन ऑफ लेबर है। मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन पास ऑन द फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कास्ट सिस्टम इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब इनका जो काम है, उनका जो वर्क है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ठीक है, और ये सबसे यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है भैया, कास्ट सिस्टम भी इसी का फॉर्म है। कास्ट सिस्टम भी इसी का फॉर्म है। कास्ट सिस्टम क्या था कि उनके काम के हिसाब से उनका डिस्क्रिमिनेशन होता, मतलब उनके काम के हिसाब से उनका यहाँ पे डिवीजन होता था कि भैया अगर पूजा पाठ करने वाले तो पंडित हैं, और सरकार कानून व्यवस्था चलाने तो क्षत्रिय हैं, अगर व्यापार करना है तो वैसे आज हैं, और जो सबसे इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम किसका? शूद्रास का। ये क्या था? कास्ट सिस्टम था, जिसके हिसाब से लोगों को क्या करते थे भैया, उनके ऑक्यूपेशंस डिवीजन होते थे। इनके पे क्या होते थे? ऑक्यूपेशनल डिवीजन होते थे, और सैंक्शन बाय द रिचुअल्स। बोलते थे भैया कि रिचुअल्स के हिसाब से उनके ऊपर सैंक्शन लगाते थे। कहते थे भैया कि ये तो वेद पुराण में लिखा ही नहीं है, तुम तो यहाँ काम नहीं कर सकते ये वाला, तुम छोटे काम के लिए बने हो, ऐसे लोगों को भड़का देते थे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वर supposed to form the social communities that practice the same or similar occupation marry with their caste group। देखो यहाँ पे एक और चीज बोला गया कि अगर आप शादी करोगे तो जो काम आप कर रहे हो वही काम सामने वाला भी करना चाहिए, मतलब कि जिस ऑक्यूपेशन में आप हो वही सामने भी वही ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्यापार कर रहे हो, आप जाके क्षत्रिय को ले आए, नहीं। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापारी से शादी करोगे, अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय से करोगे, अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से करोगे, अगर आप शूद्रास हो तो शूद्रास से काम करोगे, सॉरी शादी करोगे। ठीक है, तो ये डिवीजन भी था यहाँ पे, इतना यहाँ पे इनइक्वालिटीज थी। कास्ट एंड पॉलिटिक्स हमने देखा कि वी हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्रेस्ड कास्ट एंड कम्युनिज्म इन द एरेना ऑफ द पॉलिटिक्स। आपने देखा कि पॉलिटिक्स में हमने देखा कास्ट कम्युनिटीज के हिसाब से, हमने कम्युनिटीज को कास्ट के हिसाब से बांट रखा है। नॉट लार्जरी पार्टी विक्टिम बट rather active social actors who have organized the politics and had both played a role in its targeted against। ठीक है, partly due to their efforts, partly due to the social economic changes, caste and caste system in India have undergone great change। अब देखो क्या पहले के टाइम पे हमने देखा कास्ट, यहाँ पे कास्ट के हिसाब से सोसाइटी हमारी बहुत बटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यहाँ पे पढ़ते गए, जैसे जैसे लोगों यहाँ पे एजुकेट होते गए, तो वैसे वैसे हमारे यहाँ पे कास्ट के हिसाब से रिफॉर्म्स आने लगे। यहाँ पे कास्ट के बेस पे जो हम सोसाइटी को डिवाइड करके रखे थे वो अब यहाँ पे कम होने लगा। वो यहाँ पे क्या होने लगा सर? अब कम होने लगा। ठीक है, क्या हो गया कि विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सच एज डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री डेवलप हुई सर, लिटरेसी यहाँ पे बड़ी, मतलब लोग पढ़ने लगे। ठीक है, लोग एजुकेट होने लगे। ठीक है, अब जब मतलब क्या होगा भैया, जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे ना, दो लोग हैं, एक हैं पुराने ख्यालात के और एक हैं बढ़िया पढ़े लिखे हैं,
वो अच्छे से सोचेगा कौन? जो पढ़ा लिखा है वो सोचेगा भैया उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन जो भैया पुराने ख्यालात के, वो कहेंगे नहीं भाई हमारे परदादा तो ऐसे करते थे, हम तो ना करेंगे ऐसे। मतलब कि वो पूरा, वो तो जैसे आप एजुकेशन से लेकर आए तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम क्या हो गया भैया, कम होने लगा, मिनिमाइज होने लगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे देख लो शहर में उतना कास्ट सिस्टम नहीं है, शहर में उतना ज्यादा कास्ट सिस्टम नहीं, कोई कास्ट को नहीं मानता। लेकिन गांव में अभी भी थोड़े बहुत है, बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है, अभी भी कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, भाई कोई भी पॉलिटिक्स है, जैसे हमने देखा कास्टिज्म इज रूट बिलीव दैट कि कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटीज। देखो कास्ट बोला जाता है कि जो सोशल कम्युनिटीज है उसका बेस माना जाता है। क्या माना जाता है भैया, उसका बेस माना जाता है कि किस हिसाब से सोसाइटी आपकी डिवाइड हो रखी है, किस हिसाब से आपकी सोसाइटी डिवाइड हो रखी है, आपकी जो कम्युनिटीज है उसमें कास्ट के हिसाब से हमने किस हिसाब से डिवीजन करना है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट ट्रीट एज अ नेचुरल सोशल कम्युनिटीज एंड हैव द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे अगर एक लोग है और उसी सेम कास्ट के दूसरे लोग आ जाएं, तो अरे भैया हमारे भैया आ गए, तुम तो सेम कास्ट के वाले हो, हमें तो भगवान ने तो एक ही काम के लिए बनाया है, हम तो साथ में आ जाते हैं एकदम, है ना। तो ये बोला था साथ में, दे डू नॉट शेयर इंटरेस्ट विद एनीवन फ्रॉम द अनदर कास्ट। कोई एक कास्ट का है वो अपने कास्ट वालों के साथ ही अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा, दूसरे के साथ ही नहीं करेगा। चल तुम दूसरे कास्ट के हो, तुमसे बात ही नहीं करूंगा मैं अपने कास्ट वाले को बुलाऊं मैंने। ठीक है, ये बोला जाता था। इन सच आई बिलीव कास्ट इज नॉट ओनली रेलेवेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द वन एक्सपीरियंस। ये नहीं बोला गया भाई कि कास्ट ही हमेशा कास्ट के हिसाब से चलता था, लेकिन कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था इस टाइप के डिवीजन करने के लिए, सोशल डिवीजन करने के लिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म्स लेते थे कास्ट। ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब ये तो हमने देखा कास्ट एंड पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस कैसे है। देखो हमने देखा कि वन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन। देखो जो सिंपल सा है कि जो अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं इलेक्शंस में, तो क्या अपने माइंड में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं कास्ट कंपोजिशंस। जैसे एक दो ये एक मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमने डिवाइड कर रखा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ पे अगर मान लो एक कास्ट के लोग ज्यादा रह रहे हैं, मान लो यहाँ पे हिंदू ज्यादा रह रहे हैं, यहाँ पे मान लो हिंदू ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये तो रिलीजन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पंडित रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ठाकुर रह रहे हैं। अब क्या करेंगे, या मान लो पंडित ठाकुर यहाँ पे मान लो यहाँ मान लो शूद्रास रह रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कौन रह रहे हैं सर, यहाँ मान लो शूद्रास रह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये कहेंगे भैया इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे पंडित है तो यहाँ पे हम पंडित कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पंडित कैंडिडेट खड़ा कर देंगे कि भैया जो इनको सपोर्ट मिल जाएगा। भैया क्यों, पंडित कैंडिडेट, पंडित के लोग वहां पे कहेंगे भैया हमारे कास्ट का है, हमारी कम्युनिटी का है, इसको वोट दो। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं कि जिस हिसाब से उनके एरिया वाले जिस एरिया में जिस कास्ट के लोग ज्यादा हैं, जिस एरिया में जिस कास्ट के लोग ज्यादा हैं, उसी कास्ट का कैंडिडेट यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, उसी कास्ट का कैंडिडेट यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। भैया कि कैंडिडेट इसको यहीं पे अपॉइंट कर दो, सेम कास्ट वाला है, वोट बटोर के ले आएगा तुम्हारा। ठीक है, when government are formed, political parties usually take care that representative of different caste and religions find a place in it। क्या होता है सर कि जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी में भी कास्ट सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल पार्टी में भी कास्ट सिस्टम चलता है। कुछ पॉलिटिक्स पार्टी होती है कि उसमें जो लोग होते हैं वो कास्ट के हिसाब से डिवाइड करे जाते हैं, उनके जो उनका जो इंपॉर्टेंस होता है उनके कास्ट के हिसाब से उनको इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट मेक अपील टू क्रिएट कास्ट सेंटिमेंट टू इंश्योर सपोर्ट्स। क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो क्या करती हैं, आपके अंदर ऐसे ऐसे सेंटीमेंट्स डेवलप करेंगे जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे भैया, आप हो जाओगे उनको सपोर्ट करने लगोगे, आपके हित में इतनी बातें बोल देंगे कि भैया आपसे अलग ही नहीं, वो आपके बहुत बड़े टेंशन, मतलब कि आपकी बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं। तो ऐसे सेंटीमेंट्स डेवलप करते हैं ताकि आप उनको सपोर्ट मिल जाए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन एज अ फेवर सम कास्ट एंड कीन देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है कि कुछ पार्टी ऐसे जानी भी जाती है कि सिर्फ एक कास्ट को सपोर्ट करने वाली होती है, सिर्फ एक कास्ट को सपोर्ट करती है, वो कुछ पार्टी ऐसे जानी जाती है। आप मुझे बताओगे कमेंट में कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो सिर्फ एक पार्टी एक कास्ट को सपोर्ट करती है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट स्टैंड द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हमने देखा कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसको स्ट्रेंथ करने के लिए हमने देखा एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया और वन पर्सन वन वोट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आपके वोट की वैल्यू एक ही है। आप चाहे कितने बड़े रईस हो, चाहे आप कितने बड़े आप पुअर हो, तो आपके वोट की वैल्यू एक है। तो आप पे भैया इसी लिए तो जो क्या कहता है इलेक्शन के टाइम पे लोग आते हैं, सर जी
बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ते हैं, सर वोट दे दो यार प्लीज, आपके मतलब आप गरीब हो लेकिन फिर भी आपसे वोट मांगेंगे हाथ जोड़कर, ये लेकर आता है 1% 1 वोट। ठीक है, अब कास्ट इन पॉलिटिक्स देखो, वोटर पार्टीज एंड पावर, कास्ट वोट फॉर पार्टीज। ठीक है, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, मैंने आपको बताया। ठीक है, सेम कास्ट के लोग, जैसे एक उनका एरिया है तो वहाँ पे सेम कास्ट का जो, अगर जिस कास्ट के लोग ज्यादा है उसी कास्ट के वहाँ पे कैंडिडेट इलेक्ट कर देते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, ताकि उनको क्या मिल जाए भैया, उनको उनको सपोर्ट मिले उनके कास्ट के लोगों का। ठीक है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। मान लो कोई एक वोटर है, अब मान लो वोटर, आप लोग सोच रहे हो कि हमारे कैंडिडेट, हमारे मान लो कि भाजपा में भी हमारे कास्ट का लोग है, हमारे कास्ट के लोग हैं और हमारे कास्ट का कैंडिडेट है, और कांग्रेस में भी हमारे कास्ट का कैंडिडेट है, या कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, कई सारे कास्ट हैं कि जिनके कास्ट वाले एक भी कैंडिडेट ना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक भी कैंडिडेट ना है। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नो क्लियर मेजोरिटी इन द कास्ट। अब ऐसा तो नहीं बोला गया कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्रीज हैज अ क्लियर मेजोरिटी वन सिंगल कास्ट। मुझे बताओ कोई सी बेसिक कम्युनिटी है कि जहां पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, जहां पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, ऐसा कोई है हमारे कंट्री में? नहीं है सर, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है सर जहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रह रहे हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक एरिया में, हर एक टाइप के कास्ट के लोग रह रहे हैं। ठीक है, एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन। देखो ये बोला गया क्योंकि हर एक कैंडिडेट और जो पार्टी होती है उनको जरूरी होती है कि भैया क्या होता है कि एक कास्ट से ज्यादा कम्युनिटीज में वो इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, नो पार्टी विन द वोटर्स ऑफ द वोटर कास्ट एंड कम्युनिटी। देखो सिंपल है, कोई पार्टी किसी सिर्फ कास्ट के हिसाब से ही नहीं जीतती, हर एक पार्टी सिर्फ कास्ट के हिसाब से नहीं जीतती, हर जगह कास्ट काम नहीं आता। हर जगह क्या होता है, कई बार के लोग क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, तो क्या आप अगर काम नहीं करोगे और कास्ट का झंडा लेकर घूमे रहोगे तो क्या आपको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब एक आता है वोट बैंक। वोट बैंक क्या होता है? वोट बैंक बोलते हैं कि एक ऐसा एरिया जहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि सर हमारा वोट यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हमारा वोट सबसे ज्यादा इस एरिया में मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो एरिया उस पार्टी के लिए वोट बैंक साबित होगा, वो एरिया उस पार्टी के लिए वोट बैंक साबित होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे वोट बैंक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर एक ऐसा एरिया जहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट ज्यादा मिलते हैं, मतलब उसके वोटर्स वहां पे सबसे ज्यादा है, तो हम बोलते हैं उस पार्टी का वोट बैंक को। ठीक है, अब हमने देखा रूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एमपीज एंड एमएलए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या जो सिटिंग एमएलए है या जो सिटिंग एमपी है वो अधिकतर इलेक्शन हारते रहते हैं अपने कंट्रीज में? क्यों हारते रहते हैं? क्योंकि जो कास्ट के जो लोग हैं, कास्ट के हिसाब से आपने डिवीजन तो कर दिया, लेकिन क्या वो सिर्फ आपके पास ही रहेंगे? ऐसा कहीं लिख के दिया कि हम आपके कास्ट के हैं, अगर आप हमारे कास्ट के कैंडिडेट तो हम आपके साथ ही वोट देंगे, आपको ही वोट देंगे? नहीं, वो क्या करता है, चेंज होते रहते हैं। भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो भाई कास्ट का क्या करेंगे हम? ठीक है, कास्ट मैटर अभी भी, वही कास्ट सिस्टम अभी भी मैटर करता है। जैसे while caste matter in election politics so do not many other factors। वोटर्स बताया गया कि जो वोटर्स होते हैं strong attachment to political parties which are often strong than their attachment their caste communities। ठीक है, क्या बोला गया कि कई बार क्या होता है कि वोटर्स क्या होते हैं कि कास्ट कम्युनिटीज भी, मतलब कि कास्ट के हिसाब से नहीं जाते हैं, वो देखते हुए कि हमारा फायदा कहाँ पर है, हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कास्ट उनसे हटा भी देते हैं। ठीक है, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन पे, जैसे मान लो कि कुछ गरीब है, अब गरीब को भैया पैसे दे दो, या उनके लिए अगर आप सही से काम करोगे, उनके लिए अगर आप कहीं सही सही पॉलिसी लेकर आओगे, तब वो कास्ट को नहीं फॉलो करेंगे, भाई जहाँ पे हम हरा दौरा वहां पे हम जाएंगे। ठीक है, पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड देयर पॉपुलैरिटी रेटिंग। कई बार क्या होता है लीडर्स उनके लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी जाते हैं, कास्ट के हिसाब से नहीं जाते कि सिर्फ कास्ट देख लिया भैया हमारा कास्ट वाला आ गया, कास्ट वाला तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दिया। नहीं, अगर कास्ट वाला सही से काम करेगा तब जाएंगे, काम नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे भैया, क्यों? कास्ट को लेकर नहीं बैठे हैं, कास्ट को लेकर जंजीरा बजाए हम यहाँ पे। ठीक है जी, हमने देखा कास्ट हमारे पॉलिटिक्स में कई बार रोल प्ले करती है बढ़िया से, और कई बार क्या होता है कास्ट के हिसाब से आप पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है भैया पूरा कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो बता दिया भैया कि लाइक को कर देना भैया, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना, और आपके डाउट पूछ लेना, साथ में अपना फीडबैक देना है। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और लास्ट में क्या करना है सर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना है, ताकि इसके बाद कोई भी लेक्चर है तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।